नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके विचारों ने लाखों को छुआ भी और कह सकते हैं गहरे विवाद भी खड़े किए। ओशो। हम खास तौर पर उनके प्रेम, सेक्स, अध्यात्म और हाँ, स्त्री मुक्ति से जुड़े विचारों की जटिल परतों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत भी हैं। जैसे ओशो की अपनी किताब है, काफी चर्चित, संभोग से समाधि की ओर, उसके कुछ अंश। फिर द प्रिंट का एक आलोचनात्मक लेख है जो उनके आश्रमों और वो जो कार्य प्रणाली थी उस पर सवाल उठाता है। हाँ, वो भी देखेंगे जी। और संबोधि प्रेम का एक लेख है जो खास तौर पर महिला कामुकता पर ओशो के क्या विचार थे उस पर है। फिर ओशो की किताब है द बुक ऑफ वुमेन, उसका बुकी वाला सारांश है हमारे पास। और एक नया लुक का हिंदी लेख भी है जो उनकी शिक्षाओं के कुछ पहलुओं को दिखाता है। तो हमारा उद्देश्य एक तरह से साफ है, इन अलग अलग कभी कभी लगता है बिल्कुल विपरीत स्रोतों से ओशो के विचारों का सार निकालना। हम देखेंगे कि उनके दर्शन में क्या नया था, क्या क्रांतिकारी था, उन्होंने परंपरा को कैसे चुनौती दी और हाँ, उन पर जो आरोप लगे, जो आलोचनाएं हुई, उनका आधार क्या था। कोशिश रहेगी एक संतुलित समझ बनाने की। जी, ताकि सुनने वाले अपनी राय बना सकें। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं ओशो के प्रेम और सेक्स पर विचारों से। प्रेम के बारे में उनका कहना था कि इसे महसूस करना आसान है। जैसे मछली समुद्र में है, वो जानती नहीं शायद, पर है उसी में। पर परिभाषित करना वो बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। वो कहते थे ये कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे पाना है, जैसे कोई वस्तु हो। ये तो भीतर ही है। हाँ, और ये वाला विचार कि प्रेम को पैदा नहीं करना है, बल्कि वो जो बाधाएं हैं जो उसे रोक रही हैं, उनको हटाना है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से फालतू हिस्सा हटाकर मूर्ति निकालता है। बिल्कुल। अहंकार, डर, समाज की दी हुई कंडीशनिंग, इन सबको हटाना है। फिर प्रेम अपने आप बहेगा स्वाभाविक रूप से। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया था। सही है। और इसी स्वाभाविक ऊर्जा के प्रवाह में वो सेक्स को रखते थे, मतलब जीवन की सबसे मूल ऊर्जा। हाँ बिल्कुल, जीवन की प्राथमिक ऊर्जा। और उनका जोर इस बात पर था कि सदियों से धर्मों ने इसे दबाया है, इसके खिलाफ नफरत पैदा की है, जबकि इसे दोस्ती से, गहरी समझ से देखने की जरूरत है। वो इसे कोयले जैसा मानते थे। कोयला। हाँ, कोयला, जिसमें सही समझ और रूपांतरण हो तो वो हीरा बन सकता है। मतलब आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता है उसमें। अच्छा, कोयले से हीरा वाली बात। मतलब वो सेक्स को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संभावना की तरह देख रहे थे। तो फिर दमन के क्या नतीजे होते हैं, इस पर उनका क्या कहना था? आपने वो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट की बात की थी। हाँ, वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे एमिल कुए। उनके लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट का जिक्र करते थे। उनका तर्क था कि जिस चीज को हम जबरदस्ती दबाते हैं ना, हमारा मन उसी पर और ज्यादा चिपक जाता है। हाँ। तो सेक्स का दमन करने से समाज वो कामुकता से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा, एक तरह से कहें तो विकृत रूप से कामुक हो गया, क्योंकि चेतना उसी दबी हुई इच्छा के आसपास घूमने लगती है। वो किसान वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, वो कीमती कपड़ों वाली। दोस्त ने संभालने को दी और कहा दाग न लगे, और वो रात भर सो नहीं पाया। बिल्कुल वही। तो दमन से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि एक तरह का मानसिक बोझ, एक ऑब्सेशन पैदा होता है। तो फिर सेक्स का सकारात्मक आध्यात्मिक पक्ष क्या है ओशो के हिसाब से? यहीं पर वो संभोग से समाधि वाली बात आती है। ओशो का मानना था कि संभोग के जो चरम क्षण होते हैं उसमें कुछ पलों के लिए व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, समय जैसे रुक जाता है। अच्छा। मैं का भाव मिट जाता है। और यही अनुभव उनके अनुसार समाधि या ध्यान की जो परम अवस्था है उसकी एक क्षणिक झलक जैसा है, परमात्मा की एक छोटी सी खिड़की कह सकते हैं। और यही वजह है कि सेक्स का खिंचाव इतना गहरा है, इतना यूनिवर्सल है। ये असल में उस परम आनंद की, उस समाधि की ही प्यास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे सही रवैये से, मतलब पवित्रता से, प्रेम से, ध्यान के साथ जिया जाए तो ये सिर्फ शरीर तक सीमित न रहकर एक आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि इसे प्रार्थना की तरह लेना चाहिए। ये ऊर्जा अगर समझ हो तो रूपांतरित हो सकती है, कुंडलिनी जागरण और उच्चतम चेतना तक ले जा सकती है। वो यहाँ तक कहते थे कि संभोग के क्षण में व्यक्ति सृजनकर्ता के सबसे करीब होता है, क्योंकि वो खुद सृजन का हिस्सा बन रहा होता है। ये तो बहुत ही मौलिक और कह सकते हैं पारंपरिक विचारों से एकदम हटकर बात हुई। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए ये विचार पारंपरिक धर्म और संस्कृति
की मान्यताओं से सीधे टकराते भी थे। तो ओशो की आलोचना क्या थी इन पारंपरिक मान्यताओं पर? उनकी आलोचना बहुत तीखी थी, बहुत सीधी। उनका मानना था कि हजारों साल से जो धर्म और संस्कृतियां चली आ रही हैं, उन्होंने प्रेम की इस स्वाभाविक ऊर्जा को कंट्रोल करने, दबाने और बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने प्रेम को नियमों में, रिवाजों में, कर्तव्यों में ऐसा बांधा कि उसकी सहजता ही खत्म हो गई। हाँ, वो ये सवाल भी उठाते थे कि अगर ये धर्म और संस्कृतियां इतनी ही महान थीं, तो इतने हजारों साल में इंसान को प्रेम से भरा हुआ, आनंदित, मुक्त क्यों नहीं बना पाई? बिल्कुल। वो कहते थे कि अगर बीज ही जहरीला बोया गया है तो फल मीठे कैसे लगेंगे। आज का जो दुखी, तनाव में जीता हुआ, बटा हुआ इंसान है, वो इन्हीं क्या कहते हैं दोषपूर्ण नीवों का नतीजा है। और उनका एक और बड़ा तर्क ये था कि ज्यादातर पारंपरिक धर्म जीवन विरोधी रहे हैं, मौत पर ज्यादा ध्यान। हाँ, जीवन विरोधी और मृत्युन्मुख। सारा जोर इस पर कि मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, निर्वाण। और ये जो जीवन है, जो अभी है, जो एकमात्र सच है, उसे या तो माया कह दिया या दुख का घर बता दिया और उससे भागने का रास्ता दिखाया, पलायन का। हाँ, ओशो का कहना था कि जो इस जीवन को पूरी तरह जीना चूक गया, वो तो सब कुछ चूक जाएगा। धर्म का काम जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी समग्रता से, टोटल होकर जीने की कला सिखाना होना चाहिए। और इसी जीवन विरोधी रवैये का एक बड़ा हिस्सा था सेक्स के प्रति शत्रुता, है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सेक्स तो जीवन का स्रोत है, सृजन की ऊर्जा है। धर्मों ने इसे पाप कहा, नीची वृत्ति कहा और इसके खिलाफ गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। नतीजा क्या हुआ? इंसान अपनी ही ऊर्जा से लड़ने लगा। हाँ, अपनी ही सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से लड़ने लगा, उसमें बट गया, खुद को दोषी महसूस करने लगा और इससे वो कमजोर हुआ, विक्षिप्त हुआ और पाखंडी भी हो गया। पाखंड की बात आपने उठाई। ओशो साधु संतों के तथाकथित ब्रह्मचर्य पर और स्त्री से दूरी बनाने पर भी काफी कठोर थे। बिल्कुल, वो कहते थे कि ये जो साधु संत स्त्री से डरते हैं, वो असल में स्त्री से नहीं डरते, वो अपनी ही दबी हुई कामुकता से डरते हैं। बाहर से तो वो राम राम जपते हैं, पर अंदर उनके मन में स्त्री का ही ख्याल घूमता रहता है, कामुक कल्पनाएं चलती रहती हैं। स्त्री को अपवित्र मानना या बाधा समझना, ये उसी गहरे डर और दमन का नतीजा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समाज अक्सर इसी पाखंड को, इसी डर को सम्मान देता है, इसे त्याग समझ लेता है, पवित्रता मान लेता है। इसका असर सिर्फ समाज पर ही नहीं, बल्कि परिवार और बच्चों पर भी पड़ता होगा, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ओशो का मानना था कि जब बच्चे देखते हैं कि उनके माँ बाप सेक्स के बारे में बात करने से कतरा रहे हैं या इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो बच्चों के मन में उनके लिए इज्जत कम हो जाती है। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, वो कथनी और करनी का फर्क तुरंत देख लेते हैं। और क्योंकि माँ बाप ही बच्चे के लिए ईश्वर का पहला रूप होते हैं, तो उनके पाखंड को देखकर बच्चा धर्म और ईश्वर के प्रति भी क्या कहते हैं अनास्थवान हो सकता है, नास्तिक बन सकता है। ये काफी गहरा विश्लेषण है पारंपरिक मान्यताओं का और उनके प्रभावों का। जी हाँ। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण और अक्सर विवादित विषय पर, स्त्री, उसकी कामुकता और मुक्ति। इस पर ओशो के क्या विचार थे? नया लुक और संबोधि प्रेम के लेख क्या बताते हैं? ओशो का ही दावा, जो उस समय काफी चौंकाने वाला था, वो ये था कि पुरुष स्त्री की तुलना में कहीं ज्यादा कामुक है। उनका कहना था कि स्त्री की काम वासना अक्सर सोई हुई होती है, उसे जगाना पड़ता है, जबकि पुरुष की कामुकता ज्यादा आक्रामक होती है, ज्यादा प्रकट होती है। जबकि समाज तो अक्सर स्त्री को ही कामुकता का प्रतीक मानता आया है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ओशो के अनुसार जो पहल है, जो सक्रियता है, वो ज्यादातर पुरुष की तरफ से होती है। और स्त्री की कामोत्तेजना की प्रकृति के बारे में भी उनके कुछ खास विचार थे, जैसा संबोधि प्रेम वाले लेख में है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओशो ने इस पर जोर दिया कि स्त्री की कामोत्तेजना का मुख्य केंद्र योनि नहीं बल्कि भगशेफ है। ये विचार उस समय के फ्राइडियन विचारों के बिल्कुल उलट था, जो योनिगत ऑर्गेज्म को ही मैच्योर मानते थे। अच्छा। ओशो का कहना था कि स्त्री में मल्टीपल ऑर्गेजम्स की क्षमता होती है, जिसे पुरुषों ने सदियों से या तो नजरअंदाज किया है या दबाया है। शायद इसलिए क्योंकि पुरुष में ये क्षमता नहीं होती और स्त्री की इस क्षमता से उसे अपनी कमी का एहसास होता है। ये स्त्री की कामुकता को समझने का एकदम नया क्रांतिकारी नजरिया था। ये वाकई उस समय के हिसाब से बहुत बहुत बोल्ड बातें थीं।
अच्छा, पूर्वी और पश्चिमी स्त्री की स्थिति पर भी उनके कुछ विचार थे? हाँ, वो तुलना करते थे। उनके अनुसार जो पूर्वी स्त्री है वो सदियों की धार्मिक और सामाजिक कंडीशनिंग, जैसे कर्म का सिद्धांत, भाग्य, पति परमेश्वर है, इन सब के कारण बाहर से ज्यादा संतुष्ट या समर्पित दिख सकती है। उसने अपनी स्थिति को एक तरह से स्वीकार कर लिया है, उसमें विद्रोह का भाव कम है। जबकि पश्चिमी स्त्री, खासकर मार्क्सवाद, फ्रॉइडियन विचारों और फिर जो महिला मुक्ति आंदोलन चले, उनके प्रभाव में अपनी स्थिति के प्रति ज्यादा जागी है। उसने विद्रोह किया है। लेकिन ओशो इस पश्चिमी महिला मुक्ति आंदोलन को अक्सर सिर्फ एक प्रतिक्रिया मानते थे। रिएक्टिव प्रतिक्रिया मतलब ये कि ये आंदोलन स्त्री को पुरुष जैसा बनने पर मजबूर कर रहा है, पुरुष की दुनिया में उसी की शर्तों पर मुकाबला करने पर। इससे स्त्री अपनी मौलिकता खो रही है, अपना जो खास स्त्रीत्व है उसे खो रही है। वो बस पुरुष की एक सस्ती नकल बनकर रह जाती है। तो फिर सच्ची मुक्ति क्या है ओशो के अनुसार? द बुक ऑफ वुमन का सारांश इस पर क्या कहता है? सच्ची मुक्ति ओशो के हिसाब से प्रतिक्रिया या बदले पर आधारित नहीं है। ये पुरुष की नकल करने में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने जो अनूठे स्त्री गुण हैं, जैसे कोमलता, ग्रहणशीलता, प्रेम, धैर्य, उनको पहचानना और उनको पूरी तरह से जीना, उसमें है। अपनी जैविक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई को स्वीकार करना। हाँ, और उसे सम्मान देना। ये समझ से आएगी, करुणा से आएगी, ध्यान से आएगी, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से नहीं। उनका मानना था कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही अतीत की जो कंडीशनिंग है, जो आपसी शिकायतें हैं, जो भूमिकाएं लाद दी गई हैं, उन सब से मुक्त होने की जरूरत है। इसमें मातृत्व की भूमिका पर भी वो काफी जोर देते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। ओशो मातृत्व को स्त्री के लिए बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव मानते थे, जो उसे खास तरह की पूर्णता दे सकता है, एक शांति दे सकता है। उनका मानना था कि माँ और बच्चे का जो संबंध है वो दुनिया का सबसे गहरा, सबसे इंटीमेट संबंध है, पति पत्नी के संबंध से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, और जब प्रेम बहुत गहरा होता है तो पति भी पत्नी के लिए एक बच्चे जैसा ही हो जाता है। जहाँ पत्नी उसे माँ की तरह संभालती है, पोषण देती है, पूर्ण मातृत्व का अनुभव स्त्री को जड़ें देता है, उसे सेंटर करता है। और शरीर के प्रति सम्मान की बात, तंत्र का इसमें क्या रोल था? ओशो ने तंत्र पर बहुत कुछ कहा है। तंत्र दर्शन शरीर को आध्यात्मिकता में रुकावट नहीं मानता, बल्कि एक जरूरी उपकरण मानता है। ये शरीर से प्रेम करना, उसका सम्मान करना, उसके प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। शरीर का तिरस्कार करना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। उसे अपवित्र मानना ओशो के अनुसार सच्चाई से भागना है। उम्र के साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं उन्हें स्वीकार करना, शरीर जो संकेत देता है उन्हें सुनना, ये सब आत्म प्रेम और आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है। तंत्र तो शरीर के माध्यम से ही उस पार जाने का, ट्रांसेंडेंस का रास्ता दिखाता है। तो ये थे ओशो के विचार प्रेम, सेक्स, धर्म, स्त्री मुक्ति पर। काफी क्रांतिकारी, उत्तेजक और हाँ, सोचने पर मजबूर करने वाले। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो गंभीर आलोचनाएं और आरोप जो उनके आश्रमों से, उनकी कार्यप्रणाली से और उनके अनुयायियों पर जो असर पड़े, उनसे जुड़े हैं। द प्रिंट का लेख इसी पहलू पर है। इसे हमें तटस्थ होकर देखना होगा। जी, वो लेख कई गंभीर आरोप सामने लाता है। एक मुख्य आरोप ये है कि ओशो और उनके आश्रम के प्रबंधन ने यौन मुक्ति की जो विचारधारा थी, उसका इस्तेमाल अनुयायियों पर, खासकर महिलाओं पर नियंत्रण रखने के लिए किया। लेख में पंथ विशेषज्ञ मार्गरेट सिंगर का हवाला दिया गया है, जिनका विश्लेषण था कि कई कल्ट्स में या तो सेक्स को बिल्कुल दबा दिया जाता है या फिर उसे लगभग अनिवार्य बना दिया जाता है, ताकि सदस्यों के बीच गहरे व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ते ना बने और उनकी पूरी वफादारी सिर्फ लीडर के प्रति रहे। लेख में पुणे आश्रम के कुछ पुराने सदस्यों के अनुभव भी हैं क्या? हाँ, जैसे रोजलिन स्मिथ नाम की एक पूर्व अनुयायी के हवाले से कहा गया है कि पुणे आश्रम में खासकर वो जो एनकाउंटर ग्रुप्स जैसी थेरेपी होती थी, उनमें यौन गतिविधियों में और कभी-कभी सामूहिक सेक्स में भाग लेने के लिए जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता था। दबाव किस तरह का? कि अगर कोई खासकर महिला मना करती तो उसे दकियानूसी, डरपोक, रिजेक्ट करने वाली या आध्यात्मिक रूप से पिछड़ी हुई कह दिया जाता था। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल था। क्या इसमें शारीरिक हिंसा के भी आरोप थे? लेख में एकार्ड फ्लोथर नाम के व्यक्ति के हवाले से एक घटना का जिक्र है, जहां उन्होंने कथित तौर पर एक ग्रुप थेरेपी सत्र में एक महिला का बलात्कार होते देखा
और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ग्रुप लीडर ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यह उस महिला का अपना ट्रिप है। ओह, एक और घटना का उल्लेख है जहां एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ और वो आश्रम से भाग गई। ये बहुत ही गंभीर आरोप है जिन्हें लेख में सामने रखा गया है। और स्थिर प्रेम संबंधों को लेकर क्या कहा गया है? उन्हें तोड़ने की कोशिश होती थी। लेख में सुसान हारफोचे जैसी पूर्व सदस्या के हवाले से यही आरोप है कि आश्रम में जानबूझकर जो स्थिर प्रेम संबंध थे या जोड़े थे उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती थी। इसके लिए अक्सर उन्हें अलग अलग काम दे दिए जाते थे या अलग अलग रहने पर मजबूर किया जाता था। मकसद शायद वही कि निष्ठा सिर्फ ओशो के प्रति रहे। हाँ, लगता तो यही है कि अनुयायियों की प्राथमिक वफादारी और भावनात्मक निर्भरता केवल ओशो पर बनी रहे, किसी और व्यक्ति पर नहीं। लेख में पुणे आश्रम से जुड़े कुछ और आरोप भी हैं। हाँ, लेख में पुणे आश्रम में वैश्यावृत्ति के भी आरोप लगाए गए हैं, जिसे कथित तौर पर एक कोड लैंग्वेज में गेटिंग स्वीट्स कहा जाता था। इसके अलावा यौन संचारित रोगों मतलब एसटीडीज जैसे गोनोरिया और हर्पीज, इनके बहुत फैले होने की बात भी कही गई है, जिसका कारण शायद वहां की कथित यौन आज़ादी और असुरक्षित यौन संबंध थे। और रजनीशपुरम, जो अमेरिका में उनका बड़ा और विवादास्पद कम्यून था, वहां क्या स्थिति बताई गई है? लेख के अनुसार रजनीशपुरम में स्थिति कुछ अलग थी। वहां यौन रोगों की बहुत सख्त स्क्रीनिंग होती थी, नए आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती थी और साथ ही वहां जीवन इतना ज्यादा व्यस्त और नियंत्रित था, लोगों से दिन में कई कई घंटे काम लिया जाता था कि सामूहिक सेक्स जैसी चीजों के लिए मौका और ताकत दोनों ही कम थे, ऐसा कहा गया है। पर हाँ, नियंत्रण का तत्व वहां भी बहुत मजबूत था। इन सब अनुभवों का अनुयायियों पर भावनात्मक असर क्या पड़ता था? कुछ है इस बारे में? लेख मां सत्या भारती की किताब ड्रंक ऑन द डिवाइन का हवाला देता है। सत्या भारती, जो खुद ओशो की अनुयायी थीं, वो लिखती हैं कि इस तरह की जो बेलगाम कामुकता थी और जो भावनात्मक प्रयोग थे, उनका अंतिम नतीजा अक्सर एक गहरी शून्यता, एक भ्रम और नियंत्रण खो देने का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि आज़ादी के नाम पर कहीं ना कहीं वो गहरे भावनात्मक शोषण का शिकार हो रहे थे। और परिवार की संस्था पर ओशो के क्या विचार थे, जिसका जिक्र लेख में? ओशो पारंपरिक परिवार व्यवस्था के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि परिवार व्यक्ति की आज़ादी और आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। ये कंडीशनिंग का, अपेक्षाओं का, भावनात्मक बंधनों का एक जाल है। वो कम्यून को परिवार के विकल्प की तरह देखते थे। कम्यून? हाँ, जहाँ बच्चे पूरे समुदाय की जिम्मेदारी हो और व्यक्ति पारिवारिक मोह माया से आज़ाद होकर अपनी साधना कर सके। ये विचार भी उनके दर्शन का अहम हिस्सा था, जैसा द बुक ऑफ वुमेन वाले सारांश में भी दिखता है। तो ये थे आलोचनात्मक पक्ष के मुख्य बिंदु, जैसा कि द प्रिंट के लेख में प्रस्तुत किया गया है। ये निश्चित रूप से ओशो की तस्वीर को और भी जटिल और बहुआयामी बना देते हैं। बिल्कुल, एक तरफ उनके विचार हैं जो मुक्ति की, प्रेम की, चेतना के रूपांतरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके आश्रमों से जुड़े ये अनुभव और आरोप हैं जो नियंत्रण, हेरफेर और यहाँ तक कि शोषण की तरफ इशारा करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटने का वक्त है। हमने ओशो के प्रेम, सेक्स और अध्यात्म पर उनके बेहद, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश की। कैसे उन्होंने सेक्स ऊर्जा को वर्जनाओं से मुक्त करके दिव्यता तक पहुंचने का एक संभावित रास्ता बताया। हमने पारंपरिक धर्मों और सामाजिक पाखंड पर उनकी तीखी, बेबाक आलोचनाओं को देखा। साथ ही हमने स्त्री कामुकता, मातृत्व और सच्ची मुक्ति पर उनके अनूठे और हाँ, अक्सर विवादास्पद रहे दृष्टिकोणों पर भी गौर किया। और फिर हमने सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखा, उनके आश्रमों से जुड़ी गंभीर आलोचनाएं और आरोप जो उनके अनुयायियों के अनुभवों और उन पर नियंत्रण की जो प्रणाली थी, उस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये सब मिलकर एक बेहद पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। ये साथ है कि ओशो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें आसानी से किसी एक खांचे में नहीं रखा जा सकता। उनकी शिक्षाएं जहां एक और व्यक्तिगत ऊर्जा के रूपांतरण की बात करती हैं, सामाजिक बंधनों को तोड़ने और चेतना के विस्तार की प्रेरणा देती हैं। वहीं दूसरी ओर उनसे जुड़े विवाद और आलोचनाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन, शक्ति के दुरुपयोग और अनुयायियों पर पड़े नकारात्मक प्रभावों की ओर भी इशारा करती हैं। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। इन दो ध्रुवों के बीच एक तरफ मुक्ति और रूपांतरण का क्रांतिकारी दर्शन
और दूसरी तरफ नियंत्रण और संभावित शोषण के ये गंभीर आरोप। इन विरोधाभासी आयामों को देखते हुए कोई व्यक्ति अपनी निजी ऊर्जा, अपने रिश्तों और स्वयं की मुक्ति की जो अवधारणा है उसका मूल्यांकन कैसे करें? ओशो के विचारों और उनसे जुड़े विवादों की रोशनी में ये आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ना।